हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कैपेसिटर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि कैपेसिटर्स होते क्या हैं। आपके पास कोई भी दो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे एक कैपेसिटर्स। ठीक है, सो ए combination of two conductors placed close to each other। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं। दे आर सेपरेटेड बाय सम काइंड ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम। या तो ये एयर होगा या कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। ठीक है, देखिए, कैपेसिटर की एक प्लेट पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इसको चार्ज करते हैं, जैसे ही किसी बैटरी से हमने इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट किया, तो किसी एक प्लेट पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो एक कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ हम बोलेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर जब भी हम बोलेंगे, हम कंसिडर करेंगे चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अगर ओवरऑल चार्ज की बात करें तो इस कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान से देखिए। अगर इन दोनों को मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करूं, इस कैपेसिटर को मैं कंसिडर करूं, तो इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है बेटा? 0 है। ठीक है, तो एक कैपेसिटर पे वैसे तो टोटल चार्ज 0 होता है, पर जब हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं और फार्मूला जो आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में जब हम बात करेंगे, तो जब भी हम ये कहेंगे ना चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर मीन्स चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब हमने क्या किया, देखिए, ये जो प्लेट्स आपकी ज़रूरी नहीं किसी सिमेट्रिक शेप में हो, किसी भी शेप की हो सकती हैं। ठीक है, अब हमें जो अपनी स्टडी में पढ़ने हैं, ये उन कैपेसिटर्स के लिए हम लेके चलेंगे कि ये जो प्लेट्स हैं इनका कुछ सिमेट्रिक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे पैरेलल प्लेट्स हो गया, ठीक है, या दो सिलेंडर हो गए आपके पास कोएक्सियल, या फिर दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हो गए। ठीक है, इस इन्हीं पे बेस्ड इनके नाम बोल दिए जाएंगे। अगर ये दो प्लेट हैं जो आपकी वो पैरेलल प्लेट्स हों, ठीक है, वो प्लेट्स हों एक दूसरे के पैरेलल हों, ऐसे टू पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी तरह से आपके पास अगर दो होलो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं तो उनके लिए क्या बोलेंगे? उस कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे एक, इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को जिसमें दो आपके पास कंसेंट्रिक हॉलो सिलेंडर्स हैं और कंडक्टिंग है, तो इसे बोलेंगे एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसी तरह से दो कंसेंट्रिक शेल्स हों तो उनको बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर्स। ठीक है ना, तो कैपेसिटर्स के बारे में पता लग गया हमें। अब सिंबल की बात करते हैं। देखिए, सिंबल जो होता है ना कैपेसिटर्स के लिए, वो हम यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। जनरली जो आपको सिंबल मिलेगा इस टाइप का सिंबल मिलेगा। ठीक है, ये बहुत रेयरली यूज़ होता है, वेरी रेयरली। ठीक है, तो अब दोनों का मतलब एक जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम इस सिंबल को यूज़ कर लेंगे फ़िलहाल के लिए। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई भी सिंबल है किसके लिए? कैपेसिटर्स के लिए। देखते ही आप पहचान जाएंगे। बहुत अच्छी बात, सिंबल के बारे में पता लग गया। अब देखिए, मान लिया अपने पास कोई कैपेसिटर है। ठीक है, इस कैपेसिटर को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, जिसके कारण ये चार्ज हो गया। इसकी इस प्लेट पे कुछ पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो क्या ऑब्जर्व किया हमने, ये ऑब्जर्व किया कि जो चार्ज यहाँ स्टोर हो रहा है ना, जो चार्ज यहाँ आ रहा है, दैट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू V।
चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वी। अब चार्ज और वी इन दोनों की जो है इक्वेशन बनेगी तो यहाँ कुछ कांस्टेंट आएगा, Q इज इक्वल्स टू सी वी। तो हम क्या कहेंगे, Q और V की जो रेशियो है वो किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो यहाँ जो अपने पास ये रेशियो है Q और V की, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। V क्या है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर है क्या, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ इस पॉजिटिव प्लेट एंड पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। अगर मैं ये मान के चलूँ कि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V प्लस है, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल V नेगेटिव है, तो V किसके बराबर है, ये बराबर है पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट पोटेंशियल। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बेटा सबस्क्रिप्ट में है, और ये क्या है, ये नेगेटिव, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, ठीक है। ओके, हमें पता लग गया कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर एंड चार्ज ऑफ कैपेसिटर, इन दोनों में क्या रिलेशन है, दैट देयर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर टू द potential of capacitor is constant and is called the capacitance of the capacitor। ओके, इसको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बोलेंगे। चलिए, कैपेसिटेंस के बारे में हमें पता लग गया। आगे जो है हम ये पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कैसे करें। उससे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि ये कैपेसिटर करता क्या है। कैपेसिटर ने क्या किया है कि एक प्लेट पे कुछ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पे कुछ नेगेटिव चार्ज है। जब बैटरी से कनेक्ट किया हमने इन दो प्लेट्स को, तो एक प्लेट पे कुछ पॉजिटिव और दूसरी पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखिए, अगर इस सिचुएशन में अपने पास जहाँ दो कंडक्टर हैं, ठीक है, ओके, और दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज है, तो इनके जो रीजन होगा, इनके बीच में जो रीजन होगा, यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो पॉजिटिव प्लेट से जो इमिनेट होगा और नेगेटिव प्लेट पे एंड होगा, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, कुछ एनर्जी स्टोर है। सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही काम होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही इसको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किया जाता है ना, तो एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है और ये सारी की सारी एनर्जी को विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पास कर देता है, ठीक है। तो इसका काम यही होता है, जैसे आपके कैमराज में फ्लैश होती है बेटा, है ना, वो जो है कैपेसिटर्स की वजह से ही जो है इतना ग्लो करती है। कैपेसिटर्स करते क्या है, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, और जैसे ही आप बटन का कैमरा प्रेस करते हो, ये सारी एनर्जी एकदम से डिस्चार्ज कर देता है, और इसके कारण हाई लाइट प्रोड्यूस होती है आपकी, ठीक है ना। हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये काम होता है कैपेसिटर्स का। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे फैंस होते हैं, फैंस में भी आपके जो सेल्स होते हैं वहाँ इन कैपेसिटर्स का यूज़ किया, ये कैपेसिटर्स ही होते हैं। ये करते क्या हैं, ये फैंस को स्टार्टअप के लिए एक एनर्जी बूस्ट देते हैं, ठीक है। तो इनिशियली स्टार्ट देने के लिए एकदम से सारी की सारी एनर्जी को ये कैपेसिटर्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैपेसिटर के अंदर स्टोर एनर्जी को एक और कंसेप्ट से हम समझ सकते हैं। कैसे, मान लिया कि आपके पास कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है, जिन पे इनिशियली कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। ये दो कंडक्टर हैं फिलहाल अभी, ठीक है। इन दो कंडक्टर्स को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ओके। बैटरी से कुछ चार्ज फ्लो होगा। अब देखो हो क्या रहा है, अगर ये Q चार्ज फ्लो हो रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, Q चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो बैटरी ने कितना वर्क किया इस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, Q इंटू V,
ठीक है, जिसके कारण इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बात यह है कि ये वर्क गया कहाँ, बैटरी ने तो वर्क कर दिया, कहाँ गया, इट गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वो एनर्जी आपको मिलेगी। ओके, एनर्जी कंजर्व है। ओके, हमने ये पता लगा लिया कि कैपेसिटर्स करते क्या हैं, कैपेसिटर्स का काम क्या होता है, कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, कैपेसिटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। कैपेसिटर के लिए एक कांस्टेंट भी हमने फाइंड किया इन कैपेसिटर्स के लिए, वो क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटेंस सी, ठीक है ना। और हमने क्या कहा, सी किसके बराबर है, क्यू और वी की रेशो। अब अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस वो क्या होंगी, वो होंगी ऊपर कुलाम नीचे वोल्ट, तो कुलाम पर वोल्ट, इस कुलाम पर वोल्ट को बोलते हैं हम फेराड। ओके, कैपिटल एफ से इसको डिनोट करते हैं फेराड। फेराड एक बहुत बड़ी यूनिट है मेरा, तो हम इसकी स्मॉलर यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रो फेराड हो गया, ठीक है, पिको फेराड हो गया, है ना, नैनो फेराड हो गया, इनका हम यूज़ करते हैं। माइक्रो रिप्रेजेंट करता है 10⁻⁶ पावर्स, पिको रिप्रेजेंट करता है 10⁻⁻12 और नैनो रिप्रेजेंट करता है 10⁻⁻9, ठीक है। इनका भी यूज़ करते हैं हम, इनका ही यूज़ करते हैं जनरली। आपके पास जो न्यूमेरिकल सिचुएशन में होती है जनरली माइक्रो फेराड की फॉर्म में मिलेगी, आपको माइक्रो फेराड मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। मैंने क्या बताया कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, चार्ज बाय पोटेंशियल। मान लिया कि आपके पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और इस कैपेसिटर को कितने वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है, 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है, और जिसके कारण इसकी प्लेट्स पे कितना चार्ज आ गया है, 60 माइक्रो कूलाम। अब इसने कहा कि इनकी प्लेट्स पे कितना चार्ज आ गया है, 60 माइक्रो कूलाम। इसका मतलब इसकी पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, +60 माइक्रो कूलाम, और नेगेटिव प्लेट पे -60 माइक्रो कूलाम, ठीक है। यहाँ चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर विच इज 60 माइक्रो कूलाम। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ये कहें पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर वो कितना गिवन हमें, 12 वोल्ट। हमें पता है अगर हमें इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी हो, कैसे फाइंड करेंगे बताओ, अगर हमें सी फाइंड आउट करना हो, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना हो, कैसे फाइंड करेंगे। वी नो दैट सी इज इक्वल्स टू क्यू ओवर वी, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 60 माइक्रो कूलाम अपॉन वोल्ट, हाउ मेनी वोल्ट, 12 वोल्ट, potential difference is 12 volt, so it comes out to be 5 microfarad. Okay, so 5 microfarad is its capacitance. क्लियर है। इसी तरह से जो है इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, बेटा याद रखना इसको, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी और Q इज इक्वल्स टू सी वी। सिंपल सा फार्मूला है, Q इज इक्वल्स टू सी वी। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और एक एक करके जो है सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। सभी के लिए जनरल सा फार्मूला, एक जनरल सा प्रोसीजर बता देता हूँ मैं आपको कि करना क्या है। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का ही, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये अपने पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसको मान लिया हमने एक बैटरी से चार्ज किया, ठीक है, और उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना था, V, तो जिसके कारण इसकी पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल आ गया V पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पे पोटेंशियल आ गया V नेगेटिव, ठीक है। इस पे चार्ज आ गया +Q और इस पे उतना ही इक्वल और अपोजिट चार्ज आ गया ना, -Q चार्ज आ गया, ठीक है। अब हमें जो है ना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है। अब दो चार्ज प्लेट, अगर हमें उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पता हो तो इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन बिटवीन देयर रीजन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, ये रिजल्ट मैंने आपको पहले भी बता रखा है और इस आर्टिकल के बाद एक बार फिर से बता दूंगा आपको कि ये कहाँ से आया और कैसे हुआ। ठीक है, तब तक के लिए ई किसके बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। मान के चलते हैं इन प्लेट्स का एरिया कितना है, दोनों का ए एरिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। अब देखिए आपको पता है कि dV मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ई वेक्टर डॉट dr, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। तो dV किसके बराबर होगा, ई डॉट dr। ठीक है, अब इन प्लेट्स के लिए देखते हैं। हम जा रहे हैं वन प्लेट से सेकंड प्लेट की तरफ। इनके बीच की सेपरेशन अगर d है, इस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसकी वैल्यू E है तो वो E कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिफॉर्म है इस रीजन में। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट्स के लिए। सबसे पहले आपको यही करना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है रीजन में, फिर उसके बाद वहाँ से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल और चार्ज इन दोनों के हेल्प से हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा स्टेप क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और ई में ये रिलेशन और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब जब मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाऊँगा, वी पॉजिटिव से वी नेगेटिव की तरफ जाऊँगा, तो देखो वो क्या रहा है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव मीन्स अपर लिमिट माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट लोअर लिमिट, इट इज इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर, ई का मैग्नीट्यूड, डी आर मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट बेस्ड डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो गया, 0। थीटा अगर 0 तो कॉस 0 कितना हो गया, 1। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कितना हो गया, माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, अब पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर हमें पता है वी किसके बराबर होता है, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव मीन्स पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। तो वो किसके बराबर होगा, इसके नेगेटिव के। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस ई इंटू डी आर। तो हमें पता चल गया कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है, ई इंटू डी आर। इसकी इन लिमिट्स में इंटीग्रेशन 0 से d, यहाँ 0 और यहाँ ये सेपरेशन d, तो 0 से d तक जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो d माइनस 0 ई इंटू डी बन जाएगा। सो v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। ठीक है, अब e की वैल्यू कितनी है हमारे पास, e की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा d ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू v। अब सिग्मा देखो किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये v की वैल्यू क्या बन गई, चार्ज इंटू डी डिवाइडेड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। हमने क्या डिफाइन किया था, हमने पहले कहा था कि कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, क्यू और वी की रेशो। तो यहाँ से क्यू और वी की रेशो कितनी बनेगी, इस वी को इधर ले जाओ तो क्यू बाई वी, बाकी सब एक तरफ। सो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इधर राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन वी। और क्यू अपॉन वी को किसके बराबर लिखा हमने, सी के बराबर, इसकी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कितना बना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल डिफरेंस, फिर वी और क्यू का रेशो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो क्यू और वी इन दोनों की जो रेशो है वो किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये जो रेशो किसके बराबर होती है, कैपेसिटेंस के बराबर होती है। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब ये डिपेंड किस किस पे कर रही है, देखो, ए एरिया ऑफ प्लेट्स, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इनके बीच में जो मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी। तो ये प्योरली इसके ज्योमेट्रिक डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है। तो कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, प्योरली ज्योमेट्रिक डायमेंशंस पे और प्लेट्स के बीच के मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती कि कितना चार्ज है फिलहाल और कितना पोटेंशियल है कैपेसिटर का, इस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा इस फार्मूला पे बेस्ड, अब उसको सॉल्व करना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, पॉज करके वीडियो को। ओके, so here comes your question that
कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट्स। ये क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर 1 mm। ओके, सो इसको पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आंसर मैं लिख देता हूँ इसका। इट इज़ 350 पिको फैराड। आंसर इज 350 पिको फैराड। पिको स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻12। ओके, अभी देखिए ये जो अपना नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब इसमें दो प्लेट नहीं है, एक ही प्लेट है। ठीक है, मान लिया आपके पास कोई स्फेरिकल जो है कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर। ठीक है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। हमें बताना है इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, जो इसकी नेगेटिव प्लेट थी, अगर मैं इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाऊं, ठीक है, तो उस केस में ये जो नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना लेंगे हम? जीरो लेंगे। इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो गया, तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर कितना होगा? पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। सो इट इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस, ये वी प्लस है क्या? पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव कैपेसिटर। इसमें से घटाने हैं पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव कैपेसिटर, वो कितना है? जीरो। तो ये किसके बराबर है? पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव कैपेसिटर के। सो पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो इसके लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो इसके लिए भी फाइंड आउट करते हैं। अब किसी कंडक्टर के ऊपर क्यू चार्ज है, तो उसका पोटेंशियल कितना होता है? चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी रेडियस, मान लेते हैं इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो ये कितना बनेगा? कैपिटल आर। तो यहाँ से क्यू और वी की रेशियो क्या बनेगी? इसको इधर ले जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वी को इधर लिख लेंगे, क्यू बाई वी। क्यू बाई वी किसके बराबर होता है? सी के। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर कम्स आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अर्थ के लिए आपको डेटा दे देता हूँ। अर्थ कितना बड़ा कंडक्टर ये है आपका स्फीयर। इस स्फीयर के, इतने बड़े स्फीयर के लिए आप कैपेसिटी कैलकुलेट करके देखो, देखिए क्या आएगा। अर्थ के लिए डेटा देते हैं हम आपको। रेडियस है 6400 किलोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको। अर्थ की रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है। इसके लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना, देखना कितनी आएगी। बहुत कम आएगी। एक फैराड देखना कितना बनेगा। एक्चुअली फ़िलहाल तो मेरे भी दिमाग से उतरा हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हम पढ़ेंगे कि कोई कैपेसिटर जो है कितनी एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उसको कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए क्या फार्मूला बनाएं। पहले तो कंसेप्ट समझ लेते हैं कि एनर्जी स्टोर कैसे हुई। ठीक है ना। देखिए, इसको किसी भी कंसेप्ट से हम समझ सकते हैं, या तो आइसोलेटेड स्फीयर को कंसिडर करके, या दो प्लेट्स को कंसिडर करके। दोनों ही प्रोसेस में वो कह रहा है वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये वर्क करना पड़ता है फोर्सेस के अगेंस्ट। एक बार उनको जो है डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, हमने कहा कि हमने एक कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस दिया V, जिसके कारण ये चार्ज हो गया। इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ये कर क्या रहा है? देखो, अगर मैं सेकंड प्लेट को कंसिडर ना करूं तो देखिए वो क्या रहा है। ये फर्स्ट वाली प्लेट यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज प्लेट रखी है, तो उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पैरेलल है, तो उस केस में ये फोर्स किसके बराबर होगी? Q इंटू ई के बराबर होगी। फिर Q इज़ द चार्ज एंड E इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था इस रीजन में कितना है। इस रीजन में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किस किस के कारण है?
ड्यू टू फर्स्ट प्लेट एंड ड्यू टू सेकेंड प्लेट ऑल्सो, ठीक है, E1 एंड E2। और इस फार्मूले में हम किसको कंसिडर करेंगे, सिर्फ E1 को। तो फोर्स किस पे लग रही है, सेकंड प्लेस पे, किसके कारण, फर्स्ट ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया उसके कारण। तो F किसके बराबर है, Q इंटू E1। E1 कितना होगा, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड्स बराबर है, समों के इतना दे रहे हैं, तो एक के कारण कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक ने कितना क्रिएट किया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे ने भी उतना ही क्रिएट किया, सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए ऐड हो गए, नेट कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, ठीक है। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 जिसकी वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा किसके बराबर है, चार्ज अपॉन एरिया, तो Q इंटू क्यू अपॉन 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को Q बाई ए लिख दिया हमने, क्या बन गया ये, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इतना फोर्स है। अब देखो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, जब आपने इसको चार्ज किया, आपने सिंपली चार्ज ट्रांसफ़र किया एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, वो किसी भी पाथ से जाए, कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इस प्लेट से इस प्लेट पे चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है आया और यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज आया। तो इस पूरी प्रोसेस में यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू, इस प्रोसेस में जो वर्क हुआ वो किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, Q स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। तो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस सेपरेशन D के बराबर है। तो वर्क डन बराबर हो गया F इंटू डी के, ठीक है। और F की वैल्यू कितनी है, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब ये देखिए एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, तो ये किसकी वैल्यू है, हमें पता है C होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट a किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन C के बराबर हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम इसको, Q स्क्वायर ओवर 2C। वर्क डन का फार्मूला क्या बना, Q स्क्वायर ओवर 2C। ये वर्क किस में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में। दिस इम्प्लाइज एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कन्फिग्रेशन इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर ओवर 2C। तो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या बना अपने पास, Q स्क्वायर ओवर 2C। इसको अदर फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला तो बन गया अपने पास, U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर ओवर 2C। अगर Q की वैल्यू मैं C और V लिख लूँ तो ये क्या बनेगा, C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स C। एक C से एक पावर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, इधर से C एलिमिनेट कर दो, इधर कितना 1 पावर बच गया, ठीक है। तो ये कितना बन गया, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, दूसरा फॉर्म में इसको Q और V की फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है ना। C की वैल्यू किसके बराबर होती है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो इसमें अगर मैं Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स Q डिवाइडेड बाई V, ऊपर लिख लें इसको, एक Q से एक पावर कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/2 Q इंटू V। तो तीसरा फार्मूला क्या बना, 1/2 Q इंटू V। तो एनर्जी के लिए ये 3 फार्मूले बने हैं अब अपने पास, Q 1/2 Q स्क्वायर ओवर C, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q इंटू V। ये 3 फार्मूला, इनमें से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड के लिए, कितना एनर्जी किसी कैपेसिटर में स्टोर्ड होगा, ठीक है। ये तो था पैरेलल प्लेट का एग्जांपल लेके कि भाई ये जो आपका कैपेसिटर है इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। यहाँ से हमने एक आर्टिकल और साथ के साथ पढ़ लिया कि ये आपका जो कैपेसिटर है वो फोर्स कितना होता है उस केस में, ठीक है। ये एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगाती है। फार्मूला क्या बना था, Q स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लेना इसको, Q स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख देते हैं साफ तरीके से, Q स्क्वायर ओवर 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फोर्स होता है, नोट कर लेना इसको भी। 2 आर्टिकल इसी में हो गए हैं। देखिए इसी एनर्जी को एक और तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। मान लिया अपने पास कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, टॉपिक का नाम लिख लो, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो इसको इसी आर्टिकल को हम एक और तरीके से भी पढ़ सकते हैं। एक और तरीके से कैसे, मान लिया अपने पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टिंग ये कोई आपके पास कंडक्टर है,
जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। इस आइसोलेटेड कंडक्टर पे कितना चार्ज आया, प्लस क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, इस पे मैक्सिमम मान लेते हैं क्यू नोट चार्ज आ सकता है। क्यू नोट इज द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन दिस कंडक्टर। तो इसकी जो है यहाँ कितनी एनर्जी स्टोर की जाएगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हो क्या रहा है, किसी भी इंस्टेंट को कंसिडर कर लो, किसी इंटरमीडिएट इंस्टेंट पे मान लिया इस पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अब अगर मुझे और थोड़ा सा चार्ज ऐड करना हो तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट। इसका पोटेंशियल कितना है, v, और v का क्या फार्मूला होता है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको v ही रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल v है। तो अब हमें अगर स्मॉल चार्ज और ऐड करना है तो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, जो चार्ज और पोटेंशियल का प्रोडक्ट होगा, v इंटू डी क्यू। अब v किसके बराबर है, चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटी c, v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी। किस फार्मूले से, q इज इक्वल्स टू सी वी से, q इज इक्वल्स टू सी वी से v किसके बराबर, q बाई सी के बराबर। तो डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डिफरेंशियल वर्क इज इक्वल्स टू डी क्यू मल्टीप्लाई बाय q बाई सी। इसको क्या लिख सकते हैं, q डी क्यू डिवाइडेड बाय सी और डिफरेंशियल वर्क डी डब्ल्यू। अब ये जो चार्ज है ये कैसे वेरी हो रहा है, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, इसको डी कैपिटल क्यू लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, डी कैपिटल क्यू, अदरवाइज अपने वेरिएबल अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको डी कैपिटल क्यू, ये क्यू में ही एडिशन है, क्यू में ही थोड़ा सा और ऐड किया हमने। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू डी क्यू अपॉन सी। तो कंप्लीट वर्क किसके बराबर हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट कर दें, क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिवाइडेड बाय सी। सी कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर है, किसका क्या रह गया, क्यू इंटू डी क्यू। क्यू को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्या बनेगा ये, क्यू स्क्वायर बाई टू, और बाहर क्या था सी, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी। वही फार्मूला बन गया जो किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। दिस इम्प्लाइज यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी। बाकी दो फार्मूले भी इन्हीं से डिराइव हो जाएंगे जो पिछली बार कर रहे थे हमने। तो दूसरे फार्मूले क्या बनेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला क्या बनेगा, हाफ क्यू इंटू वी। ये तीन फार्मूलाज बनेंगे अपने पास। ठीक है, तो दोनों है, ये अपने पास रिजल्ट सेम आ रहे हैं। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान जो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, फार्मूला क्या बना एनर्जी के लिए, क्यू स्क्वायर ओवर टू सी, या फिर हाफ सी वी स्क्वायर, और या फिर हाफ क्यू इंटू वी। इन तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर लो, तीनों इक्विवेलेंट हैं, सेम है। ठीक है, मान लिया कि अपने पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी दी है तुम्हें 100 माइक्रो फैराड, और इसको चार्ज किया है कितने पोटेंशियल से, 20 वोल्ट से। बताओ कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, फार्मूला क्या लगेगा, कैपेसिटेंस गिवन है, वी गिवन है, तो क्या हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर से कैलकुलेट करो, आंसर बनेगा आपका 0.02 जूल। ठीक है, ये था एनर्जीज के बारे में। ठीक है, हमें पता लग गया कि कैपेसिटर्स को जब हम चार्ज करते हैं तो इनमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कम्बिनेशन। ठीक है ना, मतलब कैपेसिटर्स को जब हम अगर दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा, इस दौरान कुछ एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। तो आगे हम पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कंबाइंड। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक यही बन रहा है, इसको पढ़ते हैं। क्या है इसमें, मान लिया अपने पास दो कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, इस कैपेसिटर्स को V1 पोटेंशियल से चार्ज किया, इसको V2 से। इसकी कैपेसिटी C1 थी, इसकी कैपेसिटी C2 थी। जैसा कि आर्टिकल बता रहा है, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूँ चार्ज करने के बाद, चार्ज करने से पहले नहीं, चार्ज करने के बाद, ठीक है,
चार्ज करने के बाद मैं अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। कैसे होगा, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है एक्चुअली, जितना ध्यान से सुनोगे उतना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, देखिए क्या है। एक कैपेसिटर है मेरे पास ये C1, इसकी एक प्लेट पे कुछ पॉजिटिव और दूसरी पे नेगेटिव होगा। इसी तरह से इसकी एक प्लेट पे कुछ पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। इसको कनेक्ट करने के दो ही तरीके हैं, या तो इस पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें या फिर नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये अपना सेकंड कॉम्बिनेशन बन रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं पहली वाली पे चार्ज कितना था Q1, दूसरे पे चार्ज कितना था Q2। Q1 और Q2 क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी पॉजिटिव प्लेट पे इतना ही पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव प्लेट पे इतना ही नेगेटिव। इसी तरह से इसकी पॉजिटिव प्लेट पे प्लस Q2 और नेगेटिव प्लेट पे माइनस Q2 चार्ज है। तो पहला केस को पढ़ते हैं। पहले केस में यहाँ अपने पास जब ये कैपेसिटर्स को हमने कंबाइन किया, ठीक है, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जिसके कारण इस प्लेट पे Q1 और इस प्लेट पे स्मॉल Q2 चार्ज आ गया। मान लेते हैं, देखिए क्या है, थोड़ा सा जूम करके बना देता हूँ मैं डायग्राम्स को। ये कैपेसिटर्स थे, ठीक है, जब हमने इनको रिकम्बाइन किया, रिकम्बिनेशन पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, अब इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज होगा और इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज होगा। ये स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 मैंने क्यों लिखे, क्योंकि ये पहले वाले के सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि इनको चार्ज कैसे किया गया है। ठीक है, तो मैंने इनको डिफरेंट ही मान लिया, Q1 और Q2। इसका मतलब क्या है, इसकी एक प्लेट पे इतना ही पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इस सिस्टम में देखिए क्या है, इधर इतना ही Q1 और इधर Q2 चार्ज हो, इधर प्लस Q1 होगा और यहाँ कितना माइनस Q1 चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या बना है, कैसे बना है। ठीक है, हमें बस इतना पता है कि इस प्लेट पे कितना Q1 और इस प्लेट पे Q2। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। जो एक्चुअल सिचुएशन होगी आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगी डायग्राम्स में। अभी के लिए यहाँ देखो प्लस Q1 और प्लस Q2। कंसेप्ट बता देता हूँ आपको करना क्या है। जब मैंने इन प्लेट्स को कंसिडर किया, इस प्लेट को प्लेट नंबर नाम दे देता हूँ मैं 1, ठीक है, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो इधर भी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 नंबर प्लेट है। ठीक है, जब मैंने इनको कंबाइन किया तो ये 1 और 3, इन दोनों पे पहले इनिशियल टोटल चार्ज कितना था, Q1 और Q2 ये चार्ज था। अब जब मैंने इनको कनेक्ट किया तो इस सिस्टम के लिए देखो, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब 1 और 3 प्लेट का, इस पे जो चार्ज होगा कहीं गुम तो नहीं हुआ, वो टोटल चार्ज अभी भी पहले वाले के ही बराबर होगा। तो इस सिस्टम पे पहले कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q2, बाद में कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2। ठीक है, एक तो इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा देखो, यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र होगा, पर कब तक, चार्ज मूव कर सकता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब चार्ज मूव नहीं करेगा। जब चार्ज मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब इनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस सेकंड कैपेसिटर के लिए हो जाएगा। सो व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, स्टेडी स्टेट is reached, then potential of both capacitors become इक्वल। दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हम मान के चलते हैं इनका पोटेंशियल मान लिया कितना हो गया, ये V हो गया। ठीक है, ये V, ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया। तो वो कितना हो गया, से V मान लेते हैं हम, ये कितना हो गया, V हो गया। तो अब जब फर्स्ट वाले कैपेसिटर के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, कैपेसिटेंस तो इसकी भी C1 है और इसकी C2 ही रहेगी, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगी क्योंकि ज्योमेट्रिक
ज्योमेट्रिक कंडीशन पे डिपेंड करती है, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती कैपेसिटेंस। तो V की वैल्यू फर्स्ट वाले कैपेसिटर से कितनी हो जाएगी, स्मॉल Q1 डिवाइडेड बाय C1, और सेकंड वाले से ही इस V की वैल्यू, इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल उतना ही है, वो कितनी हो जाएगी Q2 ओवर C2। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि Q1 और Q2 की रेशो, Q2 इसके नीचे लिख लेंगे और C1 को इधर, ये क्या बन गया C1/C2। एक इक्वेशन बेटा ये बन जाएगा। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई, हमें चार्जेस की रेशो भी पता है और चार्जेस का सम भी पता है, ठीक है। अगर ये दो पता है तो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, और किसी भी न्यूमेरिकल सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं फिर। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे, चार्ज से हमें इनका पोटेंशियल पता लगेगा और पोटेंशियल से फिर एनर्जी का पता लगेगा कि इनकी फाइनल एनर्जी कितनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी कि फाइनल जो अपने पास Q1 और Q2 है वो कितना बन रहा है। ये काम करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और फिर एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट एक बार पॉज कीजिए और इस स्ट्रक्चर को एक बार नोट कर लीजिए। ओके, तो अपने पास अभी यहाँ ये दो इक्वेशंस हैं। इक्वेशन 1 दैट इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 एंड Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ ये देखते हैं कि इस पे चार्ज कितना है। ये जो चार्ज है Q1 ये किसके बराबर है, C1 और V1 के बराबर है। इसी तरह से ये जो चार्ज Q2 है, यहाँ ये चार्ज Q2 ये किसके बराबर है, C2 और V2 के बराबर है, ठीक है। ये जो चार्ज Q1 है इसकी वैल्यू कितनी है, C1 इंटू V, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ जो Q2 है वो कितना हो जाएगा, C2 इंटू V हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, फर्स्ट वाले में एनर्जी स्टोर्ड कितना बनेगा, हाफ C1 और V1 स्क्वायर। यहाँ इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ C2 और V2 स्क्वायर। यहाँ कितना एनर्जी स्टोर है, इसमें भी, इसमें है हाफ C1 और V स्क्वायर। यहाँ कितना एनर्जी स्टोर है, हाफ C2 और V स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी ये बन गया अपना, एनर्जीज का भी पता लग गया हमें। अब देखो एनर्जी लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। एनर्जी लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें इस V की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। तो इस V को कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले में यहाँ Q1 की वैल्यू, Q1 कितना है C1 V1, Q2 कितना है C2 V2, स्मॉल Q1 कितना है C1 कैपिटल V, प्लस Q2 कितना है C2 कैपिटल V। इन दोनों में से कॉमन ले लिया, V को C1 प्लस C2 बाहर क्या रह गया V। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या बन गई, V बन जाएगा इस C1 V1 प्लस C2 V2 को डिवाइड कर दो C1 प्लस C2 से, ठीक है। ये रिजल्ट याद करेंगे, इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे। ये रिजल्ट क्या आया है, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। सो वी कैन राइट दैट V इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2, ठीक है। तो टोटल इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अपने पास सारे पैरामीटर जो है नॉन वैल्यूज़ में है, C1 में और V1 में है। तो टोटल इनिशियल एनर्जी क्या बनी अपनी, ये बनी हाफ C1 और V1 स्क्वायर, प्लस सेकंड वाले में कितनी थी, हाफ C2 और V2 स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। फाइनल एनर्जी ये कितना बनेगा, हाफ C1 और V स्क्वायर प्लस हाफ C2 और V स्क्वायर, दोनों में से V स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बन गया, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V की वैल्यू ये रख देते हैं, V की वैल्यू क्या है, जो भी है रख देते हैं, बन गया हाफ C1 प्लस C2 और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके स्क्वायर से, स्क्वायर कितना C1 V1 प्लस C2 V2 वोल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2 होल
स्क्वायर। ये एक पावर जो है कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। पावर अगर कैंसिल हो गई हैं तो यहाँ नीचे सिर्फ इसकी एक पावर बचेगी, तो कैंसिल हो गया, उसको हटा देते हैं। ये कितना बन गया 1/2 और इसकी पावर कितनी है 1, तो ये बन गया 1/2 टाइम्स, इन टर्म्स को इधर लिख लेते हैं, ऊपर वाली टर्म्स का स्क्वायर है, नीचे वाली कितनी पावर 1 पावर है। तो C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर और C1 प्लस C2, ठीक है। ये हो गया टोटल फाइनल एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब यहाँ हम बता सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो फाइनल एनर्जी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने इनको कनेक्ट किया तो चार्ज फ्लो किया वायर्स में से। वायर्स में से अगर चार्ज फ्लो करेगा तो कुछ हीटिंग इफेक्ट होगा और कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वो एनर्जी लॉस कैसे कैलकुलेट करें? फाइनल और इनिशियल इन दोनों का डिफरेंस। अब क्योंकि फाइनल एनर्जी कम है तो इसको इनिशियल में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और इन दो रिजल्ट्स का यूज़ कर लेते हैं, ओके। एनर्जी डिफरेंस कितना बन रहा है डेल्टा यू, वो क्या होगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी कितना है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है हमें हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट को ऐसे लिख लेते हैं डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखो इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, ऊपर वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसी से, C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई और C1 प्लस C2 से डिवाइड, ठीक है ना। तो अब ये डिनोमिनेटर जो है ये जो है कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ये बन जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, हाफ भी और C1 प्लस C2 दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है हमें C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व आपको करना है, इसका रिजल्ट बता देता हूँ मैं कितना बनेगा। इसका रिजल्ट बनेगा 1/2 टाइम्स ऊपर दोनों की प्रोडक्ट, नीचे दोनों कैपेसिटेंस की सम और पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर, पोटेंशियल्स के डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेना, आंसर यही आएगा। इसी पे बेस्ड एक सवाल जो है उसको करेंगे अभी हम, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ यहाँ। देखो इस सिचुएशन में दो अपने पास कैपेसिटर्स हैं, दोनों 1-1 माइक्रोफैराड के, एक को 4 वोल्ट से चार्ज किया, एक को 6 वोल्ट से चार्ज किया, और फिर उनकी पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। इस प्रोसेस में हमसे ये पूछा व्हाट विल बी द फाइनल चार्जेस एंड एनर्जी लॉस। तो जो अपना बेसिक तरीका है उसी से चलेंगे। देखो जब इनको हमने चार्ज किया, ठीक है, तो चार्ज करने के बाद इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू CV फार्मूले से, चार्ज होगा C इंटू वी, इसके लिए C कितना है 1 और V कितना है 4 वोल्ट, तो ये हो गया 1 माइक्रो कुलाम। इसी तरह से यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा, ये 1 ये Q 2 कितना बन जाएगा 1 इंटू 6 माइक्रो कुलाम, इतना चार्जेस है इन पे। अब इनको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद इस सिचुएशन में मान लिया यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, ठीक है ना। इसकी पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। तो अब देखिए यहाँ जो ये ये वाली जो प्लेट्स हैं इन पे ऊपर पहले कितना चार्ज था प्लस 4 माइक्रो कूलम, इट इज़ 4 1 इंटू 4 इट इज़ 4 माइक्रो कूलम। तो यहाँ कितना था 4 माइक्रो कूलम और इधर कितना था प्लस 6 माइक्रो कूलम। तो 4 प्लस 6 इट मस्ट बी इज इक्वल्स टू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। माइक्रो कूलम्स में बिठाइए, ध्यान रखना 4 माइक्रो कूलम और 6 माइक्रो कूलम। तो Q1 प्लस Q2 इसकी वैल्यू कितनी आई
Q1 प्लस Q2, इट कम्स आउट टू बी 10। ठीक है, अब Q1 और Q2 की रेशो जब इनको कनेक्ट किया तो इनका पोटेंशियल मान लिया V हो गया, हमें नहीं पता कितना है। वो V जो है वो किसके बराबर होगा, चार्ज और कैपेसिटेंस की रेशो। कैपेसिटेंस इसकी अब भी कितनी है, 1 माइक्रोफैराड, इसकी कितनी है 1 माइक्रोफैराड, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कैपेसिटर सेम है, कैपेसिटर सेम है तो उसकी कैपेसिटेंस भी सेम ही रहेगी। V इज इक्वल्स टू Q1/C फर्स्ट वाले के लिए और Q2/C2 सेकेंड वाले के लिए। तो ये कितना बना फर्स्ट वाले के लिए, चार्ज कितना बनेगा यहाँ Q1 डिवाइडेड बाई C1 कितना है 1। इसी तरह से V की दूसरी वैल्यू सेकंड वाले से कितनी बनेगी, Q2 डिवाइडेड बाई इट्स कैपेसिटेंस कितनी है 1 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से ये दोनों को जब बराबर रखोगे आप तो Q1 किसके बराबर आया, Q2 के बराबर आया। अगर Q1 Q2 के बराबर है तो यहाँ जब Q1 और Q2 की जगह मैं Q1 लिखूँगा तो 2 टाइम्स Q1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Q1 इज इक्वल्स टू 10। दिस इम्प्लाइज Q1 इज इक्वल्स टू 5 माइक्रो कुलाम। अगर Q1 5 माइक्रो कुलाम है, Q1 Q2 बराबर है, Q2 भी कितना है 5 माइक्रो कुलाम। तो फाइनल चार्जेस कितने बने हैं यहाँ, ये 5 माइक्रो कुलाम बना, 5 माइक्रो कुलाम, और ये कितना बना, ये भी 5 माइक्रो कुलाम। दोनों पे चार्ज पता लग गए, चार्ज पता लग गए तो पोटेंशियल्स का भी पता लग जाएगा। अगर Q1 की वैल्यू 5 है तो यहाँ से V कितना बन गया 5/1 कितना 5 वोल्ट। तो इन दोनों कैपेसिटर्स के लिए V कितना 5 वोल्ट। अब हमसे पूछा गया चार्जेस तो हमने बता दिए 5 माइक्रो कूलम होंगे, एनर्जी लॉस बताना है। एनर्जी लॉस के लिए पहले इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इनिशियल कितनी एनर्जी स्टोर थी, देखिए इन रिजल्ट्स को हमने ऊपर लिख रखा है तो इनकी हमें ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। अब एनर्जीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एनर्जी के लिए पहले कितना एनर्जी स्टोर था, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, हाफ C1 कितना है 1 और V स्क्वायर कितना है 4 का, एक सेकेंड, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस है 4, सो 4 का स्क्वायर। ये 1 क्या है 1 माइक्रो में है। ठीक है, तो आपकी जूल भी एनर्जी भी कितनी आएगी माइक्रो जूल्स में आएगी। इट कम्स आउट टू बी 16/2 8 माइक्रो जूल प्लस, एक मिनट, सेकेंड टर्म तो हमने लिखी नहीं है ना, ये सेकेंड टर्म कितनी है 1/2 C2 की वैल्यू है 1 और 6 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, यहाँ से ये तो हो गया 8 और ये कितना बन गया 36/2, इट कम्स आउट टू बी 18, ये हो गया 24 माइक्रो जूल। ये तो टोटल इनिशियल एनर्जी है। ठीक है, इनिशियली इतनी एनर्जी प्रेजेंट थी। अब देखते हैं फाइनल एनर्जी कितनी है। ठीक है, फाइनल एनर्जी इसके लिए फार्मूला लगाओ, हाफ इंटू C1 कितना है 1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके लिए कैलकुलेट किया था हमने, कितना आया था V आया था Q/C 5 वोल्ट आया था, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ से फार्मूला लगाया था बेटा, ये V कितना कैलकुलेट किया था Q1/C, C1 है और Q1 कितना आया था 5 माइक्रोकुलम, तो 5/1 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1/2, इसकी भी कैपेसिटेंस कितनी है 1 और पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना बन गया, ये हो गया 1/2 इंटू 5 स्क्वायर 25 प्लस ये भी कितना 1/2 इंटू 25, ये कितना हो गया 25 माइक्रो जूल। ओके, तो फाइनल एनर्जी कितनी बन रही है अपने पास 25 माइक्रो जूल, और इनिशियल एनर्जी कितना बन रहा है 18 और 8, बेटा ये 26 बनेगा। ठीक है, ये 24 लिख दिया था हमने, तो ये 26 माइक्रो जूल हो गया। तो एनर्जी लॉस कितना है, एनर्जी लॉस देखो फाइनल एनर्जी कम है और इनिशियल एनर्जी ज़्यादा थी, तो एनर्जी लॉस कितना है 26 माइनस 25, इट इज़ 1 माइक्रो जूल। ओके, ऐसे सॉल्व करना आपको हर सिचुएशन में, चार्ज फाइंड आउट करना है, चार्ज से पोटेंशियल्स और फिर एनर्जीज। ओके, यहाँ तक का जो आपका कंसेप्ट है इसको रिवाइज करो। ठीक है, उसके बाद जो है हम चलेंगे कम्बिनेशंस की तरफ, कि कम्बिनेशंस में क्या होता है, कंबाइन कैसे करें कैपेसिटर्स को, और उस कम्बिनेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उस दौरान एनर्जी लॉस कैसे हो रहा है, किसी गिवन कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, पोटेंशियल कितना है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। बट उससे पहले इन कंसेप्ट्स को श्योर करो, पक्का करो। ओके, थैंक यू।